अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो कि एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद रीकाउंटिंग के लिए अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं है कि रीकाउंटिंग के प्रोसेस में होता क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी आते थे, तो मैंने सोचा एक डिटेल से वीडियो बना के अपलोड कर दी जाए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आज अगर आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स, ठीक है, प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम्स आज आपके ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल्स के होते हैं। तो प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, आज के दिन से स्टार्ट हो गई आपकी डेट अप्लाई करने की। ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो पोर्टल ओपन कर देते हैं फेडरल बोर्ड वाले, तो आप रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पेपर्स ख़त्म होने के बाद 20 डेज़ का टाइम होता है आप लोगों के पास। 20 डेज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं रिकाउंटिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट की रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई करना है, दो की करना है। और भाई भावें तुसी सारे दे सारे सब्जेक्ट की रिकाउंटिंग वास्ते अप्लाई कर दो। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। ठीक है, पर सब्जेक्ट फ़ी होती है तो वो आप फ़ी पे कर देंगे और जितने मर्जी सब्जेक्ट्स के लिए आप क्या करें, रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपने अब्बे से जिन्ने पैसे लुआ सकते हो लुआ देना। ओके, अच्छा, अब 20 डेज होते हैं आपके पास रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जब आप रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं तो नॉर्मली विद इन 10 डेज अगर तो आपके रिजल्ट में चेंजिंग होती है, मतलब आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, तब आपका रिजल्ट कार्ड अपडेट हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज जो है आपका रिजल्ट कार्ड अपडेट नहीं होता। ठीक है, अब रूल मैं आपको बता दूं, रिकाउंटिंग में रिटर्न रूल ये है कि अगर तो रिकाउंटिंग में आपके मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं बजाय इंक्रीज होने के, ठीक है, तो फेडरल बोर्ड क्या करता है, फेडरल बोर्ड आपके मार्क्स डिक्रीज नहीं करता। ठीक है, जो पुराने मार्क्स होते हैं आपके वही लग जाते हैं, आपके वही काउंट होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से बेफिक्र रहें। कोई भी अगर आपको ये कहता है कि भाई रिकाउंटिंग ना करवाया करें पेपर की तो रिकाउंटिंग में मार्क्स डिक्रीज भी हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं। जब डेट गुजर जाती है रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई करने की, उसके बाद भी 10 दिन तक चेयरमैन के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और नॉर्मली हो जाती है, मतलब आफ्टर 20 डेज भी जो है अगर आप रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी और आपका पेपर रिकाउंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि रिकाउंटिंग का कतई मतलब ये नहीं होता कि आपका पेपर दोबारा से चेक होगा। ठीक है, री असेसमेंट नहीं होती आपके पेपर की, या री इवेल्युएशन नहीं होती आपके पेपर की। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को दोबारा से चेक नहीं किया जाता, मतलब मार्किंग नहीं की जाती। चेक करने का मतलब ये कह रहा हूं मैं, ठीक है, कि मार्किंग नहीं होती आपके पेपर की। ठीक है, होता क्या क्या है उसमें वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूं। ठीक हो गया, तो पहला पॉइंट है, देयर इज नो मिस्टेक इन द ग्रैंड टोटल ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक। जो आपकी आंसर बुक के फ्रंट पेज पे टोटलिंग की जाती है ना, उसमें देखा जाता है, उसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, कैसे देखा जाता है, द टोटल ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन हैज बीन करेक्टली मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन। अब देखो, जब एक क्वेश्चन चेक करते हैं आपका, तो जाहिर है स्टेप्स के मार्क्स के बाद टोटल उस क्वेश्चन में आपके ऑब्टेन्ड जो मार्क्स हैं वो लिखे जाते हैं। ठीक है, फिर उनकी ना दोबारा से रीकाउंटिंग होती है। ठीक है, कि हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं उनको टोटल करके देखा जाता है, वो टोटल फिर टैली किया जाता है जो फ्रंट पेज पे टोटल लिखा हुआ होता है। ठीक हो गया, सो मतलब अगर तो टोटलिंग में कोई मसला होता है, मतलब जैसे आपके 65 में से फ्रंट पेज पर 55 लिखे हुए हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो काउंट नहीं हुए। ठीक है, बनते आपके टोटल 58 थे, 55 लिखे हुए हैं फ्रंट पेज पे, तो वो 55 से क्या हो जाएंगे, 58 हो जाएंगे जब रिकाउंटिंग का प्रोसेस होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
ऑल टोटल हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक। अब आपकी ना आंसर बुक पे ना क्वेश्चन वाइज जो है ना जो आपके आंसर बुक के अंदर जिन जिन क्वेश्चंस में जितने जितने नंबर होते हैं ना वो फिर फ्रंट पेज पे भी मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, कि इस क्वेश्चन में इतने मार्क्स इस बच्चे ने लिए हैं, इस क्वेश्चन में इतने मार्क्स लिए हैं, मतलब कि अंदर भी लिखे हुए होते हैं टोटल मार्क्स। ठीक है, पर क्वेश्चन, और फ्रंट पेज पे भी दोबारा से राइट करने होते हैं। ठीक है, तो वो देख लिए जाते हैं कि वो तो नहीं कहीं से मतलब अंदर मार्किंग हुई भी है और फ्रंट पेज पे जो है ना नहीं लिखे हुए। ठीक है, तो वो भी टैली कर लिए जाते हैं, वो भी देख लिए जाते हैं। फिर नो पोर्शन ऑफ एनी आंसर बुक हैज बीन लेफ्ट अनमार्क्ड। अगर तो कोई क्वेश्चन अनमार्क्ड रह जाए, ठीक है, तो उसको फिर मार्क किया जाता है, उसको चेक किया जाता है सिर्फ और सिर्फ दोबारा। ठीक है, अब जब से ये ई मार्किंग स्टार्ट हुई है तो इस पॉइंट में जो मैंने चीज़ बताई है ना आपको कि कोई क्वेश्चन जो है ना अनमार्क रह जाए, उसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ई मार्किंग होती है। अब इसके चांसेस यूं हो सकते हैं कि जो स्कैनर होता है ना, जो स्कैन कर रहा होता है पेपर्स को, उससे हो सकता है कि कोई जो है ना एक पेज आपका स्कैन ना हुआ हो। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है हज़ारों की तादाद में पेपर्स होते हैं। सो उससे अगर कोई पेज स्कैन नहीं हुआ, ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो दोबारा से फिर स्कैन करके उसको दोबारा से चेक कर लिया जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टोटल मार्क्स इन द आंसर बुक टैली विद द मार्क्स शीट। जो आपकी मार्क शीट है, जो आपका रिजल्ट कार्ड है, उससे और आपकी जो आंसर बुक पे टोटलिंग होती है, टोटल मार्क्स लिखे हुए होते हैं, उन दोनों को भी टैली किया जाता है। वहाँ पे भी अगर गड़बड़ होती है कहीं से कहीं पे, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो उसको भी फिर करेक्ट कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द आंसर बुक और एनी पार्ट देयर ऑफ हैज़ नॉट बीन चेंज्ड डिटैच्ड। ये भी चेक किया जाता है कि आपकी आंसर बुक का कोई पेज जो है वो कहीं फट तो नहीं गया, कहीं अलग तो नहीं हो गया स्टेपलर से। ठीक है, वो जो स्टेपल हुआ हुआ होता है आपस में, या उसको चेंज तो नहीं कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें चेक होती हैं। फिर द हैंड राइटिंग ऑफ द कैंडिडेट टैली इन द क्वेश्चंस आंसर बुक। जो हैंड राइटिंग होती है स्टूडेंट की, वो भी फिर टैली की जाती है। ठीक है, कि हैंड राइटिंग एक ही स्टूडेंट की है, और बाज़ मौक़ों पे ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई दूसरा पेपर निकाल के भी टैली की जाती है जो हैंड राइटिंग है बच्चे की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं रिकाउंटिंग के प्रोसेस में। एट द एंड जो है देखो, जब अगर तो आप किसी भी सब्जेक्ट में ना श्योर हो, ठीक है, कि आपको आपके जो है ना ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे और कम मार्क्स आ गए हैं, 100% आप श्योर हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है वो आपने देखा ही होगा, सोशल मीडिया पे भी आप देख लेते हैं या डिफरेंट रिसोर्सेज से आप देख लेते हैं, एमसीक्यूज़ का भी सोल्यूशन आपको पेपर के फ़ौरन आधे पौने घंटे के बाद मिल जाता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे कितने एमसीक्यूज़ ठीक हैं। थ्योरी का भी आपको अंदाज़ा होता है कि आप कितना कुछ ठीक करके आए हो। तो अगर तो आप बिल्कुल श्योर है ना, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि रिकाउंटिंग की तरफ जाया करो। ठीक है, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में रिकाउंटिंग की तरफ जाओ जिनमें आप श्योर हो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, रिकाउंटिंग की तरफ वो वाले बच्चे जाएंगे ना जिन्हों के नंबर कम आए होंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन से जिनके नंबर कम आए हैं। अब जिनके नंबर ज़्यादा आ गया भाई, वो तो छलांगा मारेंगे। ठीक है, वो तो छलांगे मार रहे होते हैं कि इतने नंबर कहाँ से आ गए, तो उनको तो रिकाउंटिंग की ज़रूरत ही नहीं होती। तो एट द एंड बस यही सजेस्ट करूंगा कि अगर तो किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है, कहीं पे कोई इशू है, आपको लगता है कि आपके मार्क्स जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड आ गए हैं, कम आ गए हैं, तो आप रिकाउंटिंग की तरफ लाजमी जाया करें। ठीक है, पहला स्टेप रिकाउंटिंग का ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो पहले दिन से ही जो है ना वो फिर इंप्रूवमेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं। और भाई पहले रिकाउंटिंग करवा लो उस पेपर को, अगर तो मार्क्स आपके नहीं बढ़ते फिर आप इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकते हो। ठीक है, और फिर आगे सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन में आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर फिर भी इसी तरह के या इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज होती हैं, आपके कोई भी सवालात होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।